Most welcome in this session. Today we shall discuss the portion of child development and pedagogy of CTET and UPTET. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारा यूपीटेट एंड सीटेट का। यहाँ पर जिन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वो प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो हमारे अपकमिंग आने वाले एग्ज़ाम हैं सीटेट और यूपीटेट या अदर कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्ज़ाम, वहाँ पर भी बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन हमारा डेवलपमेंट से, ठीक है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑप्शन हमारा एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसका जो ऑप्शन फोर्थ है हमारा वो राइट रहेगा, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की या विकास की हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो स्टार्ट कहाँ होता है? वो माँ के गर्भ से स्टार्ट होकर कब्र तक चलता या जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। बॉम टू टॉम, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन फोर यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारा जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज से कौन सा पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का हिस्सा यहाँ पर कौन सा नहीं है, हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है हमारा, ठीक है, अहम केंद्रित, जिसको हम लोग बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, ओके। दूसरा है हमारा जीववाद, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमिज्म। थर्ड है हमारा अपरिवर्तनीय, जिसको हम रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, या इनेबिलिटी टू रिवर्स ऑपरेशन। फोर्थ है हमारा कंजर्वेशन, जिसको हम बोलते हैं संरक्षण। तो जो हमारे तीन है, अहम केंद्रित, जीववादी, अपरिवर्तनीय, ये हिस्सा किसका है? ये पार्ट है हमारे सेकंड का, ठीक है। सेकंड कौन सा? प्री ऑपरेशनल स्टेज। जब हम बात करते हैं संरक्षण की, तो ये हमारा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक विद्यालय में राज्य स्तर पर एकल नृत्य प्रदर्शन पर लड़कियों को वरीयता दी जाती है, ये दर्शाता है। सीटेट में जेंडर स्टीरियोटाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये सेक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है हमारा आधुनिक विचार, दूसरा हमारा व्यवहारिक दृष्टिकोण, तीसरा हमारा लिंग भेद, चौथा हमारा अखंडता, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है कि स्कूल में डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया जाएगा स्टेट लेवल पर और जहाँ केवल लड़कियों को ही प्रेफरेंस देनी है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है ऑप्शन थर्ड हमारे यहाँ पर राइट होगा, लिंग भेद, या यहाँ पर हम बोल सकते हैं जेंडर बायास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? यहाँ पर बात हो रही है फाइन मोटर स्किल की, सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल। तो यहाँ पे फुदकना की बात हो जा रही है, ऑप्शन वन, दौड़ना, चढ़ना, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे हैं ग्रॉस मोटर स्किल, जिनको हम बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल। तो ऑप्शन थर्ड हमारे यहाँ पे राइट होगा, कौन सा? लिखना, ये है हमारा फाइन मोटर स्किल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहली बार विद्यालय में पहली बार बच्चा रोता हुआ आता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय पढ़ने आता है तो रोकर अपना तनाव व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन के क्या सिद्धांतिक आधार हो सकते हैं? यहाँ पर बात हो रही, बच्चा जब फर्स्ट टाइम स्कूल में आता तो वो रोते हुए आता, लेकिन 2 साल के बाद में वो बच्चा अपने जो भाव होते हैं उनको रोकर व्यक्त नहीं करता, बल्कि अपनी गर्दन और कंधे की जो मांसपेशियां, जो मसल्स होती हैं, उन वो तन जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन फोर्थ रहेगा, विकास में भेदभाव और एकीकरण पाई जाती है। तो यहाँ पर जो भेदभाव है, भेदभाव की जगह पर हम यहाँ पे कर लेंगे विभेद, ठीक है, क्योंकि वो हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ। फोर्थ में क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, जब बच्चा स्टार्टिंग में जाता है तो वो रिफ्लेक्स जो एक्टिविटीज होती हैं उनको वहाँ पे रिवील करता है, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंटल प्रोसेस में आता है तो उसको वहाँ पे समझ आ जाता है कहाँ पे हमको भेदभाव, कहाँ पे हमको विभेद करना है, डिफ्रेंसिएशन, और कहाँ पर उनको इंटीग्रेशन करना है, उनको एक करना है।
क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। व्यक्तिगत मतभेदों को खत्म करने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए? यहाँ पर बात हो रही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, ठीक है? व्यक्तिगत मतभेद या व्यक्तिगत भिन्नता भी हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है हमारा छात्रों के बीच व्यक्तिगत खाई को कम करना। ऑप्शन 2 छात्रों की योग्यता और प्रदर्शन को बाहर निकालना। ऑप्शन थर्ड इस बात का समझना चाहिए कि छात्र अधिगम में क्यों समर्थ या असमर्थ हैं। ऑप्शन फोर्थ व्यक्तिगत तौर पर छात्रों को महत्वपूर्ण महसूस करवाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हमारा राइट होगा। क्या यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हम बात करते हैं, क्लास में हर बच्चा इक्वल नहीं है, हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ अलग एबिलिटी है, हर किसी के पास अलग क्षमताएं हैं, ठीक है? उनके आधार पर हमको क्लास में बच्चों को मैनेज करना रहता है। तो यहाँ पर क्या टीचर को वहाँ पर इस बात को समझना चाहिए कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो टीचिंग लर्निंग में एबल हैं कि नहीं है, असमर्थ हैं कि नहीं है, ठीक है? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब यही है, पता लगे कि हमने एक हायर ग्रुप के बच्चे हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान दे दिया और जो लोअर वाले बच्चे वो हमारे रह जा रहे हैं वहाँ पे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दूर करने के लिए आप अपने क्लास के जितने भी बच्चे हैं हर बच्चे के ऊपर मतलब जो अटेंशन पे करेंगे वो इक्वल रहेगा और हर बच्चे की नीड और डिमांड को वहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। और सीधी सी बात है जब आप टीचर बनते हैं तो बच्चे के जितने इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं, जो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, क्या उनके पॉजिटिव पॉइंट है, क्या उनके नेगेटिव पॉइंट है, ये सब आपको जानने वहाँ पे चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे राइट होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जॉन डीबी को निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से प्रेरणा मिली है? जब हम बात करते हैं जॉन डीबी की तो जॉन डीबी है हमारे प्रयोजनवाद या प्रेग्मेटिज्म के एक्सपोनेंट, या इन्होंने उसको बहुत आगे बढ़ाया है। तो ये किससे प्रेरित है? ये प्रेरित है विलियम जेम्स से। विलियम जेम्स, चार्ल्स पियर्स, ये हमारे प्रयोजनवादी विचारधारा या जिसको हम बोलते हैं प्रेग्मेटिज्म के एक्सपोनेंट है, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और जॉन डीबी ने विलियम जेम्स और चार्ल्स पियर्स ने जो दिया था प्रेग्मेटिज्म या हमारा प्रयोजनवाद, जॉन डीबी ने उसको सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ाया। तो हमारा ऑप्शन थर्ड है, फोर्थ यहाँ पे राइट है। ओके, विलियम जेम्स हमारे प्रेग्मेटिज्म के हैं, प्रयोजनवाद के, जॉन डीबी और हमारे चार्ल्स पियर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 प्रकृति और पोषण। यहाँ पर बात हो रही नर्चर बनाम वर्सेस नेचर, ठीक है? प्रकृति और पोषण पर बहस निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकी और पर्यावरण, व्यवहार और पर्यावरण हमारा बिहेवियर और एनवायरनमेंट, पर्यावरण और जीव विज्ञान, इन्वायरमेंट और जीव विज्ञान बायोलॉजी, ठीक है? और पर्यावरण और लालन पोषण, यहाँ पर बात हो जा रही है नर्चर की, ठीक है? तो जब हम बात करते हैं नेचर बनाम नर्चर या प्रकृति बनाम पोषण, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके सीटेट में भी आते हैं और हमारे जो केबीएस का एग्जाम होता है उसमें भी एक पूरा पोर्शन ही दिया गया है नेचर बनाम नर्चर का, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 होगा करेक्ट, ठीक है? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो हेरिडिटी में यहाँ पर प्रकृति आती है और नर्चर में हमारा पोषण आता है, ठीक है? तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, आनुवंशिकी और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिपक्व छात्र। यहाँ पर बात हो रही है मैच्योर छात्र कौन से हैं या मैच्योर स्टूडेंट हमारे कौन से हैं, ठीक है? जब मैच्योरिटी की बात होती है तो हमारा पहला ऑप्शन हम मानते हैं उनकी पढ़ाई में भावनाओं की कोई जगह नहीं है, आसानी से बुद्धि के साथ कभी अपने संघर्ष का समाधान करते हैं, कभी कभी अपनी पढ़ाई में भावनात्मक समर्थन की जरूरत महसूस करते हैं, कठिन परिस्थितियों में अध्ययन से परेशान नहीं होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है मैच्योरिटी की, तो मैच्योरिटी में ऑप्शन सेकंड जो हमारा है वो राइट होगा, आसानी से बुद्धि के साथ, ठीक है, अपने सभी संघर्ष का समाधान करते हैं। सभी संघर्ष का मतलब यहाँ पर उनके माइंड में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है और बच्चा वहाँ पर मैच्योर है तो वो अपने जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करता है वहाँ पे, किसके साथ में? बुद्धि के साथ में, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब आप भावनाओं को वहाँ पे जगह दे देंगे, ठीक है, इमोशंस को वहाँ पे हैवी कर देंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी वहाँ पे, घटेगी नहीं, ठीक है? और हम जो भी प्रॉब्लम है अगर हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, माइंड इन्वॉल्व होगा, माइंड इन्वॉल्व होगा तो इंटेलिजेंस का यूज होगा वहाँ पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, ठीक है? जब हम 10 की बात करते हैं यहाँ पर छात्रों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना दर्शाता है। एक यहाँ पर
स्वच्छता समिति की बात हो रही है, बच्चों को अवेयर करना है वहाँ पर, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे प्रेरणा का व्यवहारवादी सिद्धांत या उपागम, मानवतावादी उपागम व्यवहारवादी बिहेवियरिस्टिक, और मानवतावादी आपका ह्यूमनिस्टिक। तीसरा हमारा कॉग्निटिव है और चौथा हमारा सोशल कॉग्निटिव है, ठीक है, सोशियो कल्चरल बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा जो उपागम है वो हमारा राइट रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जब हम बात करते हैं कि बच्चों की एक टोली बनानी, एक ग्रुप बनाना है, फ्रेम करना है कि जो सोसाइटी में जाकर लोगों को अवेयरनेस करे क्लीनिनेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा जाएगा कहाँ पे, समाज में जाएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, 10th में, ठीक है। साफ सफाई के अभियान के लिए जब हम उनको प्रेरित करेंगे, वो समाज में जाएंगे, समाज में और लोगों को प्रेरित करेंगे। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा संरचनात्मक चिंतन से संबंधित है। अब यहाँ पे संरचनात्मक को हम बोल सकते हैं क्रिएटिविटी, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं सृजनात्मकता, या इसको हम बोल सकते हैं रचनात्मकता, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है क्रिएटिविटी थिंकिंग किससे संबंधित है। तो क्रिएटिविटी जो थिंकिंग है हमारी वो संबंधित है अपसारी चिंतन। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। अपसारे को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। ये संबंध रहता है किससे, क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता। जब हम बात करते हैं अभिसारी चिंतन की तो इसका संबंध रहता है इंटेलिजेंस के साथ में। जो बच्चे मोर इंटेलिजेंट होंगे उनके पास कन्वर्जेंट थिंकिंग ज़्यादा होगा, जो बच्चे क्रिएटिव होंगे उनके पास डाइवर्जेंट थिंकिंग ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का कौन सा प्रकार कला और सामाजिक विज्ञान पर केंद्रित है, ठीक है। पहला हमारा मानववादी शिक्षा, रचनावादी शिक्षा, मांटेसरी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं जब हम कि हमारी कौन सी एजुकेशन, ठीक है, कला और सामाजिक विज्ञान पर केंद्रित है, तो वो शिक्षा हमारी यहाँ पर मानववादी है, जिसको हम बोल सकते हैं ह्यूमैनिटीज, ठीक है। पहला हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि इंटर में जो साइड होती हैं, वर्ग होते हैं, आपने नाम सुना होगा ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, ठीक है। तो वो हमारी मानववादी शिक्षा हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमैनिटीज। तो ऑप्शन 1 यहाँ हमारा यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शैशवावस्था से संबंधित नहीं है। बात हो रही है यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन है नीचे वो रिलेटेड नहीं है हमारा इन्फेंसी स्टेज से या बेबीहुड स्टेज से, ठीक है। पहला हमारा गतिक संचालक अंगों में द्विपक्षीय से एक पक्षीय प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है। गतिक संचालित अंगों में सामान्य से विशिष्ट प्रवृत्तियों की ओर वृद्धि होती है। भावनात्मक और सामाजिक विकास गतिक विकास का हिस्सा नहीं है। स्थिर मानसिक विकास, ठीक है। तो यहाँ पर भावनात्मक और सामाजिक विकास गतिक विकास का हिस्सा नहीं है, ठीक है। क्यों, ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन थर्ड। यहाँ पर गतिक विकास की जब हम बात करते हैं सेल इंक्रीमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट की, ठीक है। और जब फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे इमोशनल और सोशल की कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 14, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी अवस्था बचपन की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। पहला ऑप्शन, एक बच्चा अलग अलग रंगों, संख्याओं, वर्णमाला, वस्तुओं, आकारों और हर गतिविधि के कारणों के बारे में सीखने से शुरुआत करता है। एक बच्चा विभिन्न गति संचालन कौशल में दक्षता प्राप्त कर शुरुआत करता है। एक बच्चा अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान कर शुरुआत करता है। एक बच्चा संज्ञानात्मक क्षमताओं की विकास कार्य करने से शुरुआत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है बचपन की अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। देखो जब हम बाल्यकाल की बात करते हैं, बचपन की बात करते हैं, तो एक बच्चा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास कार्य करने से शुरुआत नहीं करता। मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करता है, तब ये एबिलिटी उसके पास बढ़ती है। जब हम बाल्यकाल की बात करते हैं तो बच्चे संख्याओं को सीखते हैं, कलर्स को सीखते हैं, अल्फ़ाबेट को सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम ने अपने हाथ का उपयोग कर भोजन करना सीखा। जब उसे एक पकवान के साथ चपाती दी जाती है, वह चपाती का एक टुकड़ा तोड़कर
उसके साथ पकवान का कुछ हिस्सा लगाकर मुंह में रखना शुरू कर देता है। हम कह सकते हैं कि वह डैश योजना से अपना भोजन कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं हमारे, शुरुआती, समायोजित, आत्मसातीकरण और विनियोजित। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है, वो होगा हमारा यहाँ पे एसिमुलेशन। आत्मसात्मीकरण को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एसिमुलेशन। ठीक है, देखो जब हम बात करते हैं आत्मसात करना, तो आत्मसात करने में क्या होता है कि बच्चे के पास एक जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, बालक नए ज्ञान को अपने जो पूर्व की प्लानिंग होती है उनको यहाँ पर इंक्लूड करता है, उनको इन्वॉल्व करता है और अपने वर्क को बहुत इजी करता है, वहाँ पे एडजस्टमेंट भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो हमारा रहेगा एसिमुलेशन या आत्मसातीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, प्राथमिक स्कूल की कक्षाओं के संदर्भ में सक्रिय भागीदारी का अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्मरण करना, वापस बुलाना, पढ़ना। दूसरा शिक्षक का अनुकरण करना, नकल करना। तीसरा पूछना, प्रश्न करना, बहस करना। चौथा शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तर का अनुकरण करना। तो 16 में हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है एक्टिव लर्निंग या एक्टिव पार्टिसिपेशन का। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन कब होगा, जब पूछा जाएगा, प्रश्न किया जाएगा और वहां पर, यहाँ पर बहस का मतलब लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, वहां पर जो हम क्वेश्चन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन मूल्यांकन का सबसे प्रभावी तरीका होगा? ठीक है, एक शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में और अंत में 2 बार मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट बोल सकते हैं उसको। दूसरा, मूल्यांकन किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, शिक्षक के द्वारा नहीं। ये हमारा गलत होगा, क्यों? क्योंकि अगर बाहरी एजेंसी आएगी वो बच्चे को इतना नहीं समझती जितना उनके टीचर समझते हैं। बच्चे का इंटरनल जोन भी हमको देखना रहता है, एक्सटर्नल जोन भी देखना रहता है। कहने का मतलब कॉग्निटिव या जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सबको हमको शामिल करना रहता है। मूल्यांकन के सत्र के अंत में होना चाहिए। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम में एक भीतर बसी हुई प्रक्रिया है। ठीक है, तो 17 का हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। कहने का मतलब एक टीचर क्लास में पढ़ाने आया, उसने एक लेक्चर डिलीवर किया, तो लेक्चर को डिलीवर करने के दौरान ही जब लेक्चर समाप्त होगा या बीच में बच्चे से फीडबैक लेगा, बच्चे से क्वेश्चन करेगा, बच्चा अगर रिस्पॉन्स कर दे रहा है वहाँ पे और इस तरह की रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग चलेगी, फीडबैक चलेगा, तो जो हमारा एवेल्यूएशन होगा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हम बच्चे की वीकनेस को वहाँ जान पाएंगे और हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। ओके, वर्ष के अंत में होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा वहाँ पे, या तो फेल का या पास का, कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं रहेंगे। अगर हम जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है हम वहाँ पे कोई अगर फाइंड आउट करते हैं तो हम उसको दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं यहाँ पर। निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, यहाँ पर बात हो रही कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। परिपक्वता और अनुभव की इंटरेक्शन के विकास का परिणाम होना। यहाँ पर जो ये बातचीत लिख दे रहे हैं ना, ठीक है, सीटेट के पेपर में जो हिंदी वर्जन होता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा एरर्स रहती थी। यहाँ पे बातचीत का मतलब इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया है। ठीक है, परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया के विकास का परिणाम एक सा होना चाहिए। ऑप्शन बी, सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़े। ऑप्शन थर्ड, सभी विकास एक क्रम को बनाते हैं। ऑप्शन फोर्थ, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात हो रही कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा सेकंड है, सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़ते हैं। तो डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं सब एक साथ एक रेट से आगे नहीं बढ़ते हैं, सबका अपना अलग अलग रेट होता है। तो ऑप्शन दो हमारा यहाँ पे राइट होगा। पहला क्या है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो मैच्योरिटी और हमारे इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन या हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं उसका परिणाम है। ठीक है, दूसरा क्या, एक सिस्टमेटिक वे में होते हैं, क्रम को बनाते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं। तो सेकंड हमारा यहाँ पे रॉन्ग है या राइट बोल सकते हैं उसको। ठीक, माता पिता को छोटे बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में भूमिका निभानी चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है मदर फादर के रोल की। ठीक है, तो जो मदर फादर का रोल होगा वो यहाँ पे कैसा रहेगा, एक्टिव रोल रहेगा, वहाँ पे कोई भी वहाँ पे इनएक्टिव नहीं होगा। अगर मदर फादर में कोई एक्टिव इनएक्टिव होगा तो बच्चे के ऊपर प्रॉपर वहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। जो भी आपने ऊपर भी एक क्वेश्चन था, नेचर बनाम नर्चर, लालन पालन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा फैमिली इन्वायरमेंट भी इंक्लूड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा संभव है?
यहाँ पर बात हो रही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे संभव है? ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन थर्ड है इसको हम करेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे वीडियो हो जाएगा लंबा आपका और फिर क्वेश्चंस रह जाएंगे। एक समृद्ध और विविध वातावरण प्रदान करके, यहाँ पर बात हो रही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो बच्चे को हम डाइवर्स कंडीशन देंगे और वेरियस टाइप के इन्वायरमेंट देंगे, लर्निंग इन्वायरमेंट, जहाँ पर उनको हम तरह तरह के एक्सपीरियंसेस देंगे, तरह तरह के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराएंगे और वहाँ पर बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से होगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है यहाँ पर, किसने अपने जीवन काल के दौरान व्यक्तियों के नैतिक विकास के चरणों को स्पष्ट किया है? मतलब मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन दिया है? तो आप सभी को मालूम होगा कोहल वर्ग के द्वारा मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 21 का 2 ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा आयु वर्ग जो बचपन श्रेणी के बाद में आता है? ठीक है, 18 से 24, जन्म से 6, 6 से 11, 11 से 18। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो 6 साल से 11 साल का स्टेज होता है। ठीक है, जिसको हम बाल्यावस्था भी बोलते हैं। तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 23, आर्जव का कहना है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है ये परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच ये चर्चा किस बारे में है? ठीक है, अब एक चर्चा किसके बारे में, देखो एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था, एक क्वेश्चन फिर यहाँ पर है हमारा, कौन सा? प्रकृति बनाम लालन पालन या नेचर बनाम नर्चर। तो आप यहाँ पे देखोगे 3 क्वेश्चन इसी रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर भी हमारी बात हो रही है किसकी? नेचर बनाम नर्चर या हेरिडिटी बनाम इन्वायरमेंट। नया क्वेश्चन है हमारा, नई परिस्थितियों में तालमेल स्थापित करना कहलाता है, नई कंडीशंस में अपने आप को एडजस्टमेंट करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है एसिमुलेशन, आत्मसातीकरण। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर करने के लिए एक विद्यालय में किस प्रकार का सहायक है? मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस तरह से दूर किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 जो है, इसमें पहला ऑप्शन है हमारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करके और छात्रों को अधिगम के समान अवसर प्रदान करके। देखो जब बच्चों की बाल केंद्रित की बात होती है तो क्या होती है, जो करिकुलम जो कंटेंट होगा बच्चों के अकॉर्डिंग होगा, बच्चों के अकॉर्डिंग होगा तो बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा गया होगा वहाँ पे। और और उसके बाद में छात्रों को अधिगम में कई अवसर प्रदान करना, बच्चों को हम लर्निंग प्रोसेस में बार बार पार्टिसिपेट कराएंगे, उनको इक्वल चांस देंगे, तो यहाँ इससे हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, उनको दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ये हमारा राइट होगा। ठीक है, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए थे, कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अन्य प्रश्नों को जो कि प्रीवियसली एग्जाम्स में ऑलरेडी आपके पूछे गए होंगे और जो आगे आने वाले एग्जाम होंगे वहाँ पर भी बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू।